अब हम गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। तो चाहे कोई भी कैंसर हो आपके पूरे जीआईटी सिस्टम का, पूरे हेपेटोबिलियरी पैंक्रेटिक सिस्टम का, हर कैंसर के लिए ये चीज ट्रू है क्या? मेल्स में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और एज का प्रिपोंडेरेंस क्या होगा? मोर देन 55 ईयर्स। बस एक एक्सेप्शन है, गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर जो होता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर का जो इंसिडेंस है, ये डिक्रीज करा है लास्ट 70 to 80 ईयर्स में। 70 से 80 साल पहले जो आपके गैस्ट्रिक कैंसर का जो रिस्क था, इंसिडेंस था, वो काफी ज्यादा था आज के कंपेरिजन में। फिर हम बात करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन साइट है आपके गैस्ट्रिक कैंसर में, वो पूरे वर्ल्ड में पहले एंट्रम हुआ करती थी। पूरे वर्ल्ड में पहले एंट्रम हुआ करती थी। अब एंट्रम जो है, ये मोस्ट कॉमन साइट बची है सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट है, ये एंट्रम से लेकर प्रॉक्सिमली चली गई है। तो अब जो प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक कैंसर होता है, प्रॉक्सिमल वाला जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, वो मोस्ट कॉमन साइट है वेस्टर्न कंट्रीज की। ठीक है। बेसिकली दो पॉइंट्स याद रखो, एंट्रम इज द मोस्ट कॉमन साइट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक कैंसर इज द मोस्ट कॉमन साइट इन वेस्टर्न कंट्रीज। फिर हम बात करते हैं कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। देखो, इसोफेगस के अंदर जो कैंसर्स का इंसिडेंस है ना, वो नीचे ज्यादा है। मतलब उनका एडिनोकार्सिनोमा बहुत कॉमन है, और गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है। ओके, प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं आपके वेस्ट के अंदर। तो इसीलिए वेस्टर्न लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैंसर्स हो जाते हैं, वो हो जाते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के कैंसर्स, जिसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सीवर्ट क्लासिफिकेशन। अब ये सीवर्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हम एग्जैक्टली 13 सेंटीमीटर वाली लेंथ को हम पकड़ते हैं, और इसमें अगर कोई कैंसर आता है तो उसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन का कैंसर बोलते हैं, जिसको हम सीवर्ट क्लासिफिकेशन की मदद से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या होता है ये क्लासिफिकेशन? बहुत ईजी है। ये आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन की जेड लाइन है। ठीक है। इसके 1 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, टोटल ये 3 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, टोटल कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये सीवर्ट की सेगमेंट 2 होती है। ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर जो 5 सेंटीमीटर आपका है, ये सीवर्ट सेगमेंट 1 हो जाता है। और ये 2 सेंटीमीटर वाली जो लाइन थी आपकी गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन से, ओके, इसके नीचे जो आपका 5 सेंटीमीटर होता है, ये सीवर्ट सेगमेंट 3 हो जाता है। तो टोटल आपके पास सीवर्ट के 3 सेगमेंट्स है। ये आपका सीवर्ट सेगमेंट 1, ये आपका सीवर्ट सेगमेंट 2, और ये आपका सीवर्ट सेगमेंट 3। ठीक है जी, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो, ये है आपका सीवर्ट सेगमेंट 1, ये आपका सीवर्ट सेगमेंट 2, और ये सीवर्ट सेगमेंट 3, 1 2 एंड 3। ठीक है। सीवर्ट सेगमेंट 1 और 2 से इसोफेजियल कैंसर आता है, सीवर्ट सेगमेंट 3 से आपकी गैस्ट्रिक कैंसर आता है। इतना ही आपको याद रखना है जितना मैंने बताया। क्या? गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के कैंसर्स के लिए आपके पास जो क्लासिफिकेशन है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीवर्ट क्लासिफिकेशन। 13 सेंटीमीटर की लेंथ में, इस 13 सेंटीमीटर में अगर कोई कैंसर आता है तो उसको हम जी जे मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन का कैंसर बोलेंगे, और उसके लिए हम ये क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। ठीक है। और जो मैंने बताया कि ये 1 सेंटीमीटर अबव गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, 2 सेंटीमीटर बिलो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ये हो जाएगा आपका सीवर्ट सेगमेंट 2। इसके ऊपर 1 सीवर्ट सेगमेंट 1, और इसके नीचे सीवर्ट सेगमेंट 3। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर दी गैस्ट्रिक कैंसर। देखो, रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डाइट। अब डाइट में विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है, दिस इज द रिस्क फैक्टर फॉर दी गैस्ट्रिक कैंसर, विटामिन सी की डेफिशिएंसी। ओके, दूसरा क्या होता है आपके पास? हाई सॉल्ट डाइट। अब हाई सॉल्ट ज्यादातर किसमें होता है? ज्यादातर हाई सॉल्ट होते हैं काफी सारे प्रिजर्वेटिव में होते हैं। तो जो ऐसे प्रिजर्वेटिव जिनके अंदर बहुत हाई सॉल्ट का कंटेंट है, वो रिस्क फैक्टर बन जाता है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। साथ में मैंने आपको बताया था स्मोक्ड फिश एंड नाइट्रोजामिन कंपाउंड्स, ये दोनों इसोफेजियल कैंसर एंड स्टमक कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स है। लेकिन दोनों में अगर आप देखोगे तो स्मोक्ड फिश जो है, ये ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर है इसोफेजियल कैंसर के लिए, तो वही नाइट्रोजामिन कंपाउंड्स जो है, ये हाई रिस्क फैक्टर है स्टमक कैंसर के लिए। ठीक है। दोनों रिस्क फैक्टर्स है दोनों कैंसर के लिए, दोनों रिस्क फैक्टर्स है ये दोनों कैंसर के लिए। लेकिन स्मोक फिश ज्यादा इसोफेजियल कैंसर कॉज करता है, नाइट्रोजामिन कंपाउंड ज्यादा स्टमक कैंसर कॉज करता है। और नाइट्रोजामिन कंपाउंड जो है, ये जो आपका प्रिजर्व्ड मीट होता है ना, उसमें ज्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजामिन कंपाउंड जो है ज्यादा पाया जाता है इन द केस ऑफ प्रिजर्व्ड मीट। फिर हम बात करते हैं आपके विटामिन सी के बारे में। देखो, विटामिन सी जो है, इसकी डेफिशिएंसी आपका रिस्क फैक्टर था गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है, ये आपके नाइट्रोजामिन कंपाउंड को स्टेबल बनाता है, इसलिए कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करता है। इसीलिए विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो रिस्क फैक्टर होता है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। दूसरा, स्मोकिंग। स्मोकिंग देखो लो रिस्क है फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। जरूर गैस्ट्रिक कैंसर के लिए भी ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन लो रिस्क फैक्टर है। तो वही इसोफेजियल कैंसर में ये बड़ा रिस्क फैक्टर था। फिर हम बात करते हैं ओबेसिटी एंड हाई फैटी डाइट। ये जो मैंने बताया ना, ओबेसिटी एंड हाई फैटी डाइट, जीआईटी का कोई भी एडिनोकार्सिनोमा हो, इसमें ये रिस्क फैक्टर आने ही वाला है। फिर हाई कार्ब डाइट, ये भी आपका जो है बेसिकली रिस्क फैक्टर होता है। दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, रेफ्रिजरेशन, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे क्या होता है आपके? प्रोटेक्टिव होता है फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। रेफ्रिजरेशन,
फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, अब एक और पॉइंट आपको यहां पर पता चला होगा कि प्रिजर्वेटिव्स, ओके, प्रिजर्वेटिव मेथड दो है। एक तो आप ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज करो जिनके अंदर हाई सॉल्ट हो, तो ये खुद रिस्क फैक्टर है। लेकिन एक प्रिजर्वेटिव मेथड है आपके पास रेफ्रिजरेशन, ये क्या है आपका प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। फिर दो रिस्क फैक्टर्स आते हैं आपके पी से स्टार्ट होने वाले, एक होता है परनिशियस एनीमिया और एक होता है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी खुद में एक रिस्क फैक्टर नहीं है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी बिलियरी गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, इसीलिए ये रिस्क फैक्टर है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेनेट्रियस डिसीज। आपको पता है ये क्या है? प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी है, जिसमें फोविलर सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये मेनेट्रियस डिसीज के अंदर भी आपका ये भी एक बेसिकली रिस्क फैक्टर है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। फिर ईबीवी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ब्लड ग्रुप ए, ये जो डिफ्यूज वैरायटी होती है आपकी गैस्ट्रिक कैंसर की, उसके लिए ब्लड ग्रुप ए जो होता है रिस्क फैक्टर होता है। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑफ कोल एंड रबर वर्कर, इनके अंदर आपको गैस्ट्रिक कैंसर का जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्लोराहाइड्रिया जो है ये भी रिस्क फैक्टर होता है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। और चार प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, कितनी? चार प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। ये चारों की चारों प्री मैलिग्नेंट कंडीशन रिस्क फैक्टर होती है फॉर द गैस्ट्रिक कैंसर, जिसमें पहली होती है आपकी एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस आपको पता है दो टाइप का होता है, ऑटो इम्यून टाइप का और रेयरली बहुत कम होता है आपका एच पाइलोरी टाइप वाला। ठीक है, तो पहली बात तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस ये भी आपका क्या है? प्रीमैलिग्नेंट कंडीशन है जो कि रिस्क फैक्टर है फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। दूसरा है एच पाइलोराई, खुद जो है ये जो लीजन कॉज करता है स्टमक के अंदर, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। ये क्लास 1 कार्सिनोजन है एच पाइलोराई आपका। इसके अंदर दो टॉक्सिन से रिलीज करता है, कैग ए टॉक्सिन और वैक ए टॉक्सिन, जिसके कारण ये गैस्ट्रिक कैंसर कॉज कर सकता है। फिर एडेनोमेटस पॉलिप्स भी रिस्क फैक्टर होता है, और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया टाइप 3 ये भी रिस्क फैक्टर होता है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जो कि रिस्क फैक्टर होता है फॉर द गैस्ट्रिक कैंसर। इसमें आपको याद रखना कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया जो है टाइप 3 का, ये हाईएस्ट रिस्क पोज करता है अमंग दिस ऑल गैस्ट्रिक ऑल प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। सबसे हाईएस्ट रिस्क जो पोज करता है वो आपका इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है टाइप 3 वाला। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपका मैंने पॉइंट बताया हुआ है ना कि मोस्ट कॉमन पॉलिप कौन सा होता है स्टमक का, इसका कोई लेना देना नहीं है स्टमक के कैंसर के साथ। गैस्ट्रिक कैंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है इस पॉलिप का। ठीक है, बस आपको ये एक डेटा के फॉर्म में एक एमसीक्यू वाले पॉइंट के हिसाब से याद रखना है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पॉलिप ऑफ स्टमक। तो वो मोस्ट कॉमन पॉलिप होता है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप एज कंपेयर टू मेटाप्लेजिक पॉलिप। ठीक है, अब ये जो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप होता है ना, इट इज एसोसिएटेड विद एच पाइलोरा, इसीलिए जब भी आप हाइपरप्लास्टिक पॉलिप को ट्रीट करोगे आपको जो है एच पाइलोरा इरेडिकेशन ये भी साथ में करना पड़ेगा। अब ये जो फैमिलियल कॉजेस है ये ज्यादातर आप जो है इसमें पढ़ोगे, क्या बोलते हैं उसे, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर पढ़ोगे। यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ये पढ़ना। ठीक है, ये वर्कबुक के अंदर भी मेंशन नहीं है, सिर्फ यहां पर मेंशन है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पैथोलॉजी की बात करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के, तो गैस्ट्रिक कैंसर की पैथोलॉजी में तीन चीजें होती है, एक होता है लॉरेन क्लासिफिकेशन, एक होता है बोरमैन क्लासिफिकेशन और एक होता है जापानीज क्लासिफिकेशन। जो लॉरेन क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी है, बोरमैन क्लासिफिकेशन जो है ये ग्रोथ पैटर्न पे डिपेंडेंट है, और जापानीज क्लासिफिकेशन जो है ये डेप्थ और ग्रोथ पैटर्न दोनों पे डिपेंडेंट है। देखो ये पैथोलॉजिकल जो तीन क्लासिफिकेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर क्लासिफिकेशन से दो तीन सवाल आए हुए हैं पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो लॉरेन क्लासिफिकेशन सबसे डिटेल वाला, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला यही है, तो अच्छे से पढ़ लो। बाकी दो क्लासिफिकेशन बड़े इजी है। इन लॉरेन क्लासिफिकेशन, लॉरेन जो है बेसिकली आपके गैस्ट्रिक कैंसर को दो भागों में बांटता है, एक इंटेस्टिनल टाइप का गैस्ट्रिक कैंसर, दूसरा डिफ्यूज वैरायटी का गैस्ट्रिक कैंसर। तो पहले हम इसको जो है इस टेबल को तीन भागों में पढ़ते हैं। पहले हम इतने पोर्शन को पढ़ते हैं, फिर हम इतने पोर्शन को पढ़ते हैं और फिर लास्ट में हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। तो पहले हम इतने पोर्शन को कवर करते हैं। देखो इंटेस्टिनल वैरायटी जो है गैस्ट्रिक कैंसर की, ये मेल्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ओल्ड एज के अंदर पाई जाती है, जो ये इन्वॉल्व करती है डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक। स्पोरेडिक एसोसिएशन इसका ज्यादा होता है, इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है एच पाइलोरा, और ये ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू डिफ्यूज वैरायटी। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, मेल्स के अंदर इंटेस्टिनल वैरायटी ज्यादा पाई जाती है, ओल्ड एज के अंदर ये ज्यादा कॉमन होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक को ये ज्यादा इन्वॉल्व करती है, स्पोरेडिक एसोसिएशन आपका इंटेस्टिनल वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर का ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू फैमिलियल। एच पाइलोरा इसका काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है और मोस्ट कॉमन है, ये ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। इसका सारा उल्टा हो रहेगा आपके डिफ्यूज के अंदर। डिफ्यूज जो है ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेल्स। इसका जो एज है ये ओल्ड एज, मतलब डायरेक्ट 50-60 के बाद नहीं होगा, ये 40 के बाद ही आ जाएगा आपको। डिफ्यूज टाइप का जो गैस्ट्रिक कैंसर है ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक को इन्वॉल्व करेगा, ज्यादातर ये फैमिलियल होगा। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ये बड़ा रिस्क फैक्टर होता है डिफ्यूज के अंदर, और ये काफी रेयर होता है एज कंपेयर टू इंटेस्टिनल। तो यहां पर आपका रिस्क फैक्टर क्या था? एच पाइलोरा एसोसिएशन। यहां पर बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है,
देखो ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जीआईटी के अंदर दो चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो फिर ये रिस्क फैक्टर है फॉर ड्यूडेनल अल्सर। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ गया तो अब ये पढ़ते हैं मेटास्टेसिस के बारे में। देखो एक ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सारे जीआईटी के कैंसर जो म्यूकोजा से अराइज करते हैं उनके लिए ट्रू है, या फिर आप बोल सकते हो सारे बॉडी के जितने भी कैंसर है जो म्यूकोजा से आते हैं, मतलब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, सबके लिए ये ट्रू है। ये सारे कैंसर पहले लिम्फ नोड में जाएंगे और उसके बाद वो ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज देंगे। पहले कहां पे जाते हैं? पहले लिम्फ नोड में ही जाते हैं और उसके बाद ही ये जो है ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज देंगे। तो सेम केस इन दोनों में भी होगा, इंटेस्टिनल हो चाहे डिफ्यूज वैरायटी हो गैस्ट्रिक कैंसर की, दोनों में पहले लिम्फ नोड में जाएगा कैंसर, उसके बाद ये ब्लड बॉर्न सेकेंडरी देगा। लेकिन जो ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज होती है इंटेस्टिनल टाइप के गैस्ट्रिक कैंसर में, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी डिफ्यूज टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। डिफ्यूज ऑफ टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर में कम ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज होती है एज कंपेयर टू इंटेस्टिनल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो प्रोग्नोसिस होता है इंटेस्टिनल का बेटर होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूज, और इसका वर्स प्रोग्नोसिस होता है। फिर हम बात करते हैं मेटास्टेसिस और प्रोग्नोसिस भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। तो इंटेस्टिनल के अंदर हिस्टोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लैंड फॉर्मेशन प्लस इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। डिफ्यूज का याद रखना है भाई, डिफ्यूज का आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के हिस्टोलॉजी के अंदर आपको सिग्नेट सेल्स, रिंग शेप के सिग्नेट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो लाइनाइटिस प्लास्टिका होता है जिसे हम लेदर बॉटल स्टमक भी कहते हैं, ये डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर ही होता है। लाइनाइटिस प्लास्टिका, लेदर बॉटल स्टमक, ये डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर ही होता है। हिस्टोलॉजी में क्या बताया मैंने? सिग्नेट सेल्स होता है। ठीक है, तो ये पहला मैं अपन ने जो है लॉरेंट क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया, बाकी है लॉरेंट क्लासिफिकेशन का। अब हम ऑन्कोजीन्स पढ़ते हैं। इंटेस्टिनल वैरायटीज होता है गैस्ट्रिक कैंसर, उसके अंदर 4 ऑन्कोजीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये 4 कौन से? एपीसी, एपीसी ऑन्कोजीन, एमएसआई ऑन्कोजीन, P53 एंड P16। इसमें से अगर आप देखोगे तो एपीसी, P53 और P16 ये तीनों की तीनों ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो जब इनका डीएक्टिवेशन होगा, डाउन रेगुलेशन होगा, तो फिर बेसिकली कैंसर जन्मेगा। ठीक है, तो ये आपको चारों की चारों जीन्स पता होनी चाहिए इंटेस्टिनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर, इंटेस्टिनल वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर क्या है? 3 फिर से है, जो यहाँ पर 2 थे P53 और P16, यहां पर भी आ गए। यहां पर डिफरेंस बस एक है, दैट इज ई कैडेरिन। ये ऑन्कोजीन भी इसमें डाउन रेगुलेट हो जाता है, और ई कैडेरिन को हम CDH1 भी कहते हैं। ये दोनों जो आपके सेम ही है, ये डाउन रेगुलेट हो जाता है। और ये सेम जीन जो है ई कैडेरिन, अरे यार, और ये दोनों जो सेम जीन है ई कैडेरिन और CDH1, ये हमने देखा था कि लोबुलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर भी डाउन रेगुलेट होते थे। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर डिफ्यूज वैरायटी का गैस्ट्रिक कैंसर है, तो उसके अंदर कौन से और दूसरे कैंसर की ज्यादा रिस्क होगी, और ऑप्शन में अगर आपको लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर आंसर होगा तो आप मार्क कर देना। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया हमने लॉरेंट क्लासिफिकेशन, पैथोलॉजिकल, इंटेस्टिनल और डिफ्यूज, ये 2 वैरायटी होती है। फिर हम पढ़ते हैं बॉरमैन क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो बॉरमैन क्लासिफिकेशन जो है काफी इजी है। बॉरमैन क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन दी ग्रोथ पैटर्न। क्या होता है बॉरमैन क्लासिफिकेशन? अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर बता देता हूं पहले इस इमेज में। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये 4 क्लासेस होते हैं बॉरमैन क्लासिफिकेशन के अंदर। पहले तो ग्रोथ ऊपर है, ऊपर है, इस ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? पॉलीपॉइडल ग्रोथ या फिर एक्सोफिटिक ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? पॉलीपॉइडल ग्रोथ या फिर एक्सोफिटिक ग्रोथ। फिर आपको दिख रहा है अल्सरेटेड ग्रोथ दिख रही है। टाइप 2 के अंदर क्या है? अल्सरेटेड ग्रोथ है। लेकिन अगर आप मार्जिन देखोगे, मार्जिन एकदम क्या है? रेगुलर मार्जिन है, वेल डिफाइंड मार्जिन है टाइप 2 के अंदर। ओके, अल्सरेटेड ग्रोथ विथ वेल डिफाइंड मार्जिन। फिर टाइप 3 के अंदर क्या है? टाइप 3 के अंदर अगर आप देखोगे ग्रोथ अभी भी अल्सरेटिव है, अल्सरेटिव ग्रोथ, लेकिन जो मार्जिन है वो इरेगुलर है। ओके, और जो टाइप 4 है उसके अंदर अल्सरेशन है क्या? अल्सरेशन नहीं है टाइप 4 के अंदर। टाइप 4 के अंदर अल्सरेशन नहीं है, पर मार्जिन जो है वो इरेगुलर है। ठीक है, तो ऐसे 4 आपका बेसिकली बोरमैन क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। टाइप 1 जिसका बेस्ट प्रोग्नोसिस भी होता है, ये पॉलीपॉइडल होता है, बस बाहर ग्रोथ करेगा। टाइप 2 इसमें अल्सरेशन रहेगा विथ रेज्ड वेल डिफाइंड मार्जिन, अल्सरेटेड विथ रेज्ड वेल डिफाइंड मार्जिन। टाइप 3 क्या है? ये भी अल्सरेटेड है, लेकिन वेल डिफाइंड मार्जिन से क्या नहीं, मार्जिन क्लियर नहीं है। और जब मार्जिन क्लियर नहीं होती तो उसको हम इनफिल्ट्रेटिंग बोलते हैं। तो थर्ड जो है वो अल्सरेटेड है प्लस इनफिल्ट्रेटिंग है। और जो चौथा है ये प्योरली इनफिल्ट्रेटिंग है, मतलब बिल्कुल मार्जिन तो नहीं है और अल्सरेट नहीं कर रहा और अल्सरेटेड नहीं है। जो लाइनाइटिस प्लास्टिका होता है, जो मैंने बताया था लाइनाइटिस प्लास्टिका, ये डिफ्यूज वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर आता था। ये बॉरमैन क्लासिफिकेशन के अंदर प्योरली इनफिल्ट्रेटिंग क्लास के अंदर आता है, दैट इज क्लास 4 के अंदर आता है। और इसका ही वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है पॉलीपॉइडल का, दैट इज क्लास 1 ऑफ बॉरमैन
क्लासिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं आपके जापानीज क्लासिफिकेशन के बारे में। जापानीज क्लासिफिकेशन, पहली बात जो आपका पहला ही एमसीक्यू है जापानीज क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर्स के लिए होता है। जापानीज क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर्स के लिए होता है। और अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर्स क्या होता है? ऐसे कैंसर्स जो म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर प्लस माइनस लिम्फ नोड। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है? या तो ये कैंसर म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेंगे, या तो ये सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेंगे। नोड को इन्वॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उनको हम अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर कभी भी मसल को इन्वॉल्व नहीं करते। तो सिर्फ और उन अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के लिए ही आपने जो है जापानीज क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है प्रोट्रूडेड, दूसरी है सुपरफिशियल, और तीसरी है एक्सावेटेड। बहुत सिंपल, अगर आप देखोगे सुपरफिशियल के अंदर भी 3 टाइप है, सुपरफिशियल एलिवेटेड, सुपरफिशियल फ्लैट और सुपरफिशियल डिप्रेस्ड। आप इसको बहुत इजीली जो है समझ सकते हो। आ, हाँ, ये टाइप 1 है आपका, ये सारे टाइप 2 है, और ये टाइप 3 है। टाइप 1 के अंदर क्या है? प्रोट्रूडेड। टाइप 3 के अंदर क्या है? एक्सावेटेड, ये ऊपर गया हुआ है, ये बहुत नीचे आया हुआ है। और टाइप 2 जो है ये आपका सुपरफिशियल टाइप है। सुपरफिशियल टाइप के अंदर क्या है? सुपरफिशियल एंड एलिवेटेड टाइप, फिर फ्लैट टाइप, एंड फिर सुपरफिशियल एंड डिप्रेस्ड टाइप। तो ये बेसिकली आपका जापानीज क्लासिफिकेशन, जो सिर्फ और सिर्फ कौन से कैंसर के लिए है? अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के लिए है, जिसमें मसल इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो अब कुछ सवाल लगाने हैं। जी ठीक है, कुछ सवाल लगाते हैं, ऊपर कुछ सवाल में से होगा। जी हाँ, ये सवाल, इन पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सिग्नेट सेल्स वर फाउंड, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज लोबुलर कैंसर। ओके, ब्रेस्ट कैंसर मैंने बताया था। ब्रेस्ट कैंसर मतलब जो इसमें भी ई कैडरिन और CDH1 का म्यूटेशन होता है, वो कौन सा होता है? लोबुलर कार्सिनोमा होता है। ठीक है, फिर फॉलोइंग स्टेजिंग इज यूज्ड फॉर विच कैंसर, तो ये कौन सी है? आपका सेकंड जो मैंने बताया था, बॉरमैन क्लासिफिकेशन है ये, और बॉरमैन क्लासिफिकेशन आप यूज करते हो स्टमक कैंसर के लिए। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर एक्सेप्ट, ये दो दो सेट ऑफ ऑप्शन है जिसमें से आपको चूज करना है। एक्लोराइड्रिया, ये तो है, ओ ब्लड ग्रुप नहीं है। पर्निशियस एनीमिया है, पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप। क्रॉनिक गैस्ट्रिक एट्रोफी मतलब एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ये भी है आपका रिस्क फैक्टर। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, जी नहीं, मैंने बताया था हाइपरप्लास्टिक पॉलिप को सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, इट इज द मोस्ट कॉमन पॉलिप ऑफ स्टमक। बाकी ये रिस्क फैक्टर नहीं है आपकी गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया टाइप 3, बिल्कुल ये तो है, ये हाईएस्ट रिस्क भी पोज करता था, और परनिसिस में ये भी होता है, तो आप आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। फिर व्हाट इज नॉट सीन इन इंटेस्टिनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, तो इंटेस्टिनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर में क्या नहीं मिलता? डिक्रीज इकेड्रिन, ये तो आपको भाई इसमें दिखता था ना, डिफ्यूज वाले में। बाकी ये 3 म्यूटेशन तो आपको जो है इंटेस्टिनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर ही देखने को मिलता था। एक और देखने को मिलता था P16 का म्यूटेशन। फिर हम बात करते हैं ट्रू रिगार्डिंग इंटेस्टिनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, ये PGI का सवाल है, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट। तो ट्रू पूछा हुआ आपको इंटेस्टिनल टाइप के टाइप में, तो इट इज मोर कॉमनली सीन इन मेल, करेक्ट है भाई। इट इज एसोसिएटेड एच पाइलोराई, करेक्ट है। डिक्रीजिंग इंसिडेंस, जी नहीं, इसका इंसिडेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूज टाइप। फिर मोर कॉमन देन डिफ्यूज फॉर्म, जी हाँ, ज्यादा कॉमन होता है डिफ्यूज फॉर्म से। बेटर प्रोग्नोसिस देन डिफ्यूज फॉर्म, बिल्कुल ये भी ज्यादा करेक्ट है। तो बस आपकी सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, और ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में, ई कैडरिन इज मोर ऑफन एसोसिएटेड विथ, तो ई कैडरिन जो है ये ज्यादा एसोसिएटेड होता है विथ ऑब्वियसली डिफ्यूज टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। अब ये सर ने सिखाया नहीं ये टॉपिक, तो ये सर ने सवाल कराया भी नहीं है ना बैक टू बेसिक्स के लेक्चर में, ना लाइव में। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज एंट्रम, इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडिया के हिसाब से सवाल को आंसर करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके, तो अब हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिए और पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देख लिए। बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर के बारे में, गैस्ट्रिक कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है। तो चाहे कोई भी कैंसर हो, उसका प्रेजेंटेशन आप 4 हेडिंग में सकते हैं। एक जनरल प्रेजेंटेशन, लोकल सिम्टम्स जो कैंसर कॉज कर रहा है, मेटास्टेसिस और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। सबसे पहले देखते हैं जनरल सिम्टम्स। सारे कैंसर के लिए जनरल सिम्टम्स तो सेम ही रहेंगे, क्या? एनोरेक्सिया, वेट लॉस, अनीमिया, कैकेक्सिया। कैकेक्सिया मतलब क्या? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सेसिव एमेसिएशन हो जाता है, बोन्स दिखने लग जाते हैं, उसी की वजह से डेथ भी होती है। लोकल सिम्टम्स की बात करते हैं, देखो दो ही लोकल सिम्टम्स याद रखने, पेन और डिस्पेप्सिया, यही मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स भी होंगे, और बाकी तो आपको होने चाहिए, बाकी को लोकल सिम्टम्स तो आएंगे, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, परफोरेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। नहीं याद रखोगे चलेगा, पेन और डिस्पेप्सिया याद रखें, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर। ठीक है, फिर मेटास्टेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो मेटास्टेसिस पहले लिम्फ नोड में होगा, फिर ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज जिसमें आपका लीवर जो होता है ज्यादा कॉमन होता है। अब क्या है ना,
गैस्ट्रिक कैंसर आपके कुछ एरियाज में जाके ज्यादा मेटास्टेसाइज करता है, ज्यादा उन एरियाज में जाके मेटास्टेसाइज करता है। तो जब भी ये उन लिम्फ नोड्स में या फिर उस बॉडी पार्ट में जाके मेटास्टेसाइज करता है, उसको हम कुछ एक नाम दे देते हैं अलग सा, तो उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और जितने भी हम यहाँ पे टर्म्स पढ़ेंगे ना, ये आप याद रखें, दिस और नॉट पथो ये पथोग्नोमिक नहीं है स्टमक कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। दूसरे कैंसर आके भी इन जगहों पर जाके इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, तब भी हम इनको सेम नाम देंगे। ठीक है। तो अगर लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड के अंदर कैंसर अगर जाता है, तो उसको हम वर्चो नोड या फिर ट्रॉजियर साइन के नाम से जानते हैं। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जो कि लेवल 4 का लिम्फ नोड है, इसके अंदर अगर जाता है तो इसको हम वर्चो वर्चो नोड या फिर ट्रॉजियर साइन के नाम से जानते हैं। और अकेला गैस्ट्रिक कैंसर इनके साथ इन यहाँ पर नहीं जाता, पैंक्रेटिक कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर भी जाते हैं, तब भी इनको हम वर्चो नोड और ट्रॉजियर साइन बोलेंगे। जो भी मैंने एक्स्ट्रा के यहाँ पर ब्लू में कैंसर लिखे हुए ना, ब्रेस्ट कैंसर भी जाता है, पैंक्रेटिक कैंसर भी जाता है, टेस्टिकुलर, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये समझाने के लिए कि सिर्फ गैस्ट्रिक कैंसर के लिए ये चीजें पैथोग्नोमिक नहीं है, इसलिए मैंने ये नाम ऐड किया हुआ है। फिर अगर लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड में जा रहा है, तो उस लिम्फ नोड को हम क्या बोलेंगे? आयरिश लिम्फ नोड बोलेंगे। अगर ओवरी के अंदर आपका गैस्ट्रिक कैंसर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, तो उसको हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर बोलेंगे। और किस तरीके से जाता है ओवरी तक, तो वो होता है रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक रूट जो होता है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट मेटास्टेसिस। तो रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक रूट इज टेकन बाय गैस्ट्रिक कैंसर टू इन्फिल्ट्रेट ओवरी, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद ओवरी को हम बोलते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर। पाउच ऑफ डगलस में भी जाता है, उसके लिए जो नया टर्म दिया गया है वो है ब्लमर शेल्फ। अगर अम्बलिकस में जाता है, आपका कैंसर इन्फिल्ट्रेट करता है, तो उस नोड्यूल को हम कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। क्या कहते हैं उसको? सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओवेरियन कैंसर है, और ये ओवेरियन कैंसर यहाँ पे आपके अम्बलिकस को इन्वॉल्व कर रहा है। ये सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल है। फिर अगर पेरिटोनियम को आपका कैंसर इन्वॉल्व कर रहा है, तो इनके लिए कुछ नया नाम तो नहीं है पेरिटोनियम के लिए, लेकिन अगर पेरिटोनियम के अंदर सेकेंडरीज आ रही है, ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज आ रही है, तो बेस्ट वे टू विजुअलाइज इज वाया लैप्रोस्कोपी। बेस्ट वे टू विजुअलाइज किसके थ्रू है? लैप्रोस्कोपी। ये आगे एक सवाल आएगा, पीवाईक्यू है, इसलिए याद रखिए कि बेस्ट वे टू विजुअलाइज ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज इन पेरिटोनियम इज लैप्रोस्कोपी। फिर लिवर के अंदर अगर ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज आती है, तो नोडुलर हेपेटोमेगेली होती है। कैसे हेपेटोमेगेली होती है? नोडुलर, मतलब नोड्यूल्स बन जाते हैं जब ब्लड बॉर्न सेकेंडरीज लिवर के अंदर जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? नोड्यूल्स। अब प्राइमरी नोड्यूल्स हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। प्राइमरी नोड्यूल्स जो होते हैं वो स्मूथ होता है, तो वही जो सेकेंडरी नोड्यूल्स होते हैं वो अम्बलिकेटेड होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट के बारे में ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। चौथा पार्ट होता है आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप टर्म्स को बस सुन लीजिए एक बार। क्या होता है? पहला पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है एकांथोसिस नाइग्रिकन्स। ओके, एकांथोसिस नाइग्रिकन्स और कहा दिखता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ भी दिखता है। फिर दूसरा है ट्राउजी सिंड्रोम। ट्राउजी सिंड्रोम इज बेसिकली माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब ऐसा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो एक पॉइंट से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहा होता है, उसी को हम ट्राउजी सिंड्रोम के नाम से भी जानता है। एक्टोपिक एसीटीएच, और जब एसीटीएच ज्यादा हो जाएगा तो इट विल कॉज कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये पहले तीन तो आपने याद कर लिए, अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, ट्राउजी सिंड्रोम, एक्टोपिक एसीटीएच। ये तीन आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो गए। क्यूटेनियस पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की अगर बात करते हैं, तो वो दो होते हैं, और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पहला है लेजर ट्रिलाट सिंड्रोम। लेजर ट्रिलाट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? आपके बैक पर, पीठ पे आपको जो है मल्टीपल सिबेरिक केराटोसिस वाले आपको जो है दाग धब्बे देखने को मिलेंगे। किसके? मल्टीपल सिबेरिक केराटाइटिस के। ये आप देख सकते हो, ये लेजर ट्रिलाट सिंड्रोम की इमेज है। बैक पे आपको बहुत सारे सिबेरिक केराटोसिस के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। फिर एक होता है दूसरा आपका स्किन का पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है, वो है ट्राइप पाम। अब ये जो ट्राइप पाम है, इसके अंदर क्या होता है? पिगमेंटेड लेदरी पाम होता है, और इसको दूसरा नाम जो है वो अखैंथोसिस पाल्मारिस है। पिगमेंटेड लेदरी पाम, तो ये देख सकते हो आप, पिगमेंटेड लेदरी पाम, ये पिगमेंटेड पाम है, लेदरी पाम है। और ये क्लियर इतनी इमेज नहीं है, आप नेट से देख लीजिए, बट बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि लेदरी पाम अगर आपको दिखे तो वो आपका ट्राइप पाम होता है। ठीक है, अब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने आपको ईसोफेगस कैंसर के अंदर बताया था ना, सेम का सेम इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर भी आएगा, सेम का सेम इन्वेस्टिगेशन आपके कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर भी आएगा। फिर भी एक बार अच्छे से आपको समझाता हूँ क्या होता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, वो क्या होता है? एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, अपर जे एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पॉइंट, स्टेजिंग के लिए बेस्ट क्या है? तो स्टेजिंग के लिए बेस्ट है पेट सिटी, और उसके बाद आता है आपके पास सी सिटी। ओके, स्टेजिंग के लिए आपके पास बेस्ट क्या है? स्टेजिंग के लिए बेस्ट है आपका पेट सिटी, और उसके बाद आता है आपका सी सिटी। ठीक है, क्या है ना, पेट सिटी और सी सिटी में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस
आप जब पेट जो है ये सिटी के साथ ऐड कर देते हो ना, तो पेट जो है ये मेटास्टेसिस के लिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए पेट सिटी की पेट सिटी जो है ये ज्यादा बेस्ट है फॉर स्टेजिंग एज कंपेयर टू सी सिटी। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको स्टेजिंग के लिए दिया जाए सिर्फ पेट और सी सिटी, तो उसके जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना, सिर्फ पेट और सी सिटी को, तो उसमें सी सिटी बेटर रहेगा सिर्फ पेट से। ठीक है। फिर आपको अगर लोको रीजनल स्टेजिंग करनी है, लोको रीजनल स्टेजिंग का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ डेप्थ जाननी है, आपको सिर्फ नोड्स जानने के कितने इन्वॉल्व हुए हैं, आपको सिर्फ टी स्टेज या फिर एन स्टेज, इन दोनों में से कोई एक ही स्टेज जाननी है, तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। क्या होता है? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब ये जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है अच्छे से डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है इन इसोफेजियल कैंसर, आप वहां पर देख सकते हो। पर बस इतना याद रख लीजिए कि ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला है इसलिए लो पेनिट्रेशन होगा। कितने फ्रीक्वेंसी? 12 टू 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। फिर सिर्फ मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए 18 एफडीजी पेट स्कैन ये जो होता है बेस्ट होता है। और 18 एफडीजी का टी आप आपको पता होना चाहिए 110 मिनट होता है। फिर ट्यूमर मार्कर्स आपको स्टमक कैंसर के अंदर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इतने सारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, लेकिन ये कहीं दूसरे कैंसर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। CA19 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैंक्रेटिक एंड गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर। फिर एक होता है CA125 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवेरियन कैंसर के अंदर। ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिए आपको 5 इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। देखो, पेरिटोनियल डिसेमिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज बेस्ट असेस्ड बाय लैप्रोस्कोपी। ये मैंने आपको पहले पेज पर इसके पहले पेज पर ये बताया था कि जब भी पेरिटोनियल सेकेंडरीज आएंगी तो उनको असेस करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपका क्या है? लैप्रोस्कोपी। कहां पे बताया था ये? बेस्ट वे टू विजुअलाइज पेरिटोनियल सेकेंडरीज इज लैप्रोस्कोपी। ये सवाल। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू असेस डेप्थ ऑफ इन्वेजन। डेप्थ ऑफ इन्वेजन मतलब सिर्फ टी स्टेजिंग आपको बतानी है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा EUS। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू असेस द स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। तो स्टेजिंग के लिए क्या अच्छा होता है? तो स्टेजिंग के लिए पेट सिटी ज्यादा बेटर होता है। ये सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस अब पेट सिटी में से सीटी निकाल दिया, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सिटी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखो, बेरियम मिल के अंदर आप जो है ऐसे कैंसर को डायरेक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेरियम मिल क्या करता है? एनाटॉमी को सिर्फ बताता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बेरियम बेरियम मिल जो है इसका ज्यादातर यूज जो है ये बेनाइंग अल्सर और मैलिग्नेंट अल्सर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। ठीक है। बेनाइंग बेनाइंग अल्सर, सॉरी सॉरी, बेरियम मिल जो हम यहाँ पर यूज करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट होता है। डबल कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? सिर्फ बेरियम सल्फेट को यूज नहीं करेंगे, बेरियम सल्फेट के साथ साथ हम एयर को भी यूज करेंगे, इसलिए डबल कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है। अब दो टाइप के अल्सर्स होते हैं। एक होता है आपका बेनाइंग अल्सर, मैलिग्नेंट अल्सर। बेनाइंग अल्सर जो होता है ज्यादातर आपके लेसर कर्वेचर के अलोंग होता है, और जो मैलिग्नेंट अल्सर होता है ये ज्यादातर आपके ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग होता है। ठीक है। बेनाइंग अल्सर आपका एक्सोल्यूमिनल होता है, और मैलिग्नेंट अल्सर जो होता है ये एंडोल्यूमिनल होता है। एक्सोल्यूमिनल होने का मतलब क्या है? एक्सोल्यूमिनल होने का मतलब यह है कि जो म्यूकोजा होता है ये कन्वर्ज करता है एंड इट रीचेस अप टू दी अल्सर। म्यूकोजा कन्वर्ज करता है एंड रीचेस अप टू दी अल्सर, इसको हम कहते हैं एक्सोल्यूमिनल। और ये क्या होता है? आपका बेनाइंग अल्सर होता है। एंडोल्यूमिनल आपका मैलिग्नेंट अल्सर होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि जो म्यूकोजा होता है ये कन्वर्ट तो करेगा लेकिन ये अल्सर से दूर रह जाएगा। म्यूकोजा कन्वर्ट तो करेगा ये, लेकिन ये अल्सर से दूर रह जाएगा। फिर मैलिग्नेंट अल्सर के अंदर आपको एक साइन दिखती है जिसको हम कहते हैं कार्मेन मेनिस्कस साइन, जो कि आपको कर्कलिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलती है। क्या होता है? सिर्फ याद रखें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज इमेज आएगी नहीं। बेनाइंग अल्सर के अंदर एक साइन आपको याद रखनी है, हैम्पटन लाइन अल्सर साइन। ये भी आपको ज्यादा इमेज वगैरह याद नहीं रखना है, बस आपको ये डेटा याद रख लेना है। इतना आपने अगर याद रख लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। अब स्टेजिंग जो है इंपॉर्टेंट नहीं है गैस्ट्रिक कैंसर की। इसकी जो टी स्टेज होती है, TNM स्टेजिंग होती है ना, तो एम स्टेज तो सबके लिए सेम ही होती है। M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, M1 मतलब मेटास्टेसिस। एन स्टेज इसकी अलग है कोलोरेक्टल कैंसर से, और टी स्टेजिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर इज सेम एज कोलोरेक्टल कैंसर। तो कोलोरेक्टल कैंसर में जब हम TNM स्टेजिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ लेंगे। एन स्टेज यहाँ पर अलग होती है कि कोलोरेक्टल कैंसर से, तो पढ़ लेते हैं। N1 के अंदर लेस देन 3 नोड्स इन्वॉल्व होता है। N2 के अंदर 4 to 6 नोड्स इन्वॉल्व होता है। N3 के अंदर मोर देन 7 नोड्स इन्वॉल्व होता है। अब N3 के अंदर दो वैरायटीज और होती है, N3A और N3B। अब N3A जो होता है ये 7 to 15 नोड्स को इन्वॉल्व करता है, और N3B जो होता है ये मोर देन 15 नोड्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इनका जो रोल होता है ये सिर्फ नियो एडजुवेंट और एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर होता है। ओके, मैंने आपको बताया था नियो एडजुवेंट का काम क्या होता है कि हम सर्जरी के पहले न्यू एडजुवेंट थेरेपी देते हैं ताकि जो आपके ट्यूमर का साइज है वो कम हो जाए।
और एडजुवेंट थेरेपी जो होती है, ये हम देते हैं सर्जरी के बाद, ताकि रिकरेंस कम हो सके। ठीक है, कीमोथेरेपी को हम न्यू एडजुवेंट और एडजुवेंट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी को प्रीडोमिनेटली हम सिर्फ और सिर्फ न्यू एडजुवेंट की तरह ही यूज करते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी में बहुत सारे आपके पास ट्रीटमेंट्स रेजिमेन है, लेकिन सिर्फ एक रेजिमेन आप याद रखें, ये वाला 5-फ्लोरोयूरासिल प्लस ऑक्सैलोप्लेटिन प्लस एड्रियामाइसिन। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप याद रख सकते हो, ट्रास्टुजुमैब आप यूज कर सकते हो फॉर हर2 न्यू पॉजिटिव कैंसर। अगर आपका गैस्ट्रिक कैंसर हर2 न्यू पॉजिटिव है तो आप ट्रास्टुजुमैब यूज कर सकते हो। दूसरा जो आपका यूज कर सकते हो दैट इज रामुसिरुमैब। रामुसिरुमैब जो है ये VEGF मीडिएटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये भी आप जो है यूज कर सकते हो। फिर एक होता है पेम्ब्रोलिजुमैब। जो आपका पेम्ब्रोलिजुमैब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिकरेंट केसेस के लिए आप यूज करते हो, और रिकरेंट केसेस आपको ज्यादातर जो है PDL-1 पॉजिटिव कैंसर के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये आपको रटने की चीज है, सर ने भी इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है, पर पैमरोलिजुमैब PDL पॉजिटिव केसेस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि रिकरेंट केसेस होते हैं, इसलिए सिर्फ वहां पर आपको यूज करना होता है। फिर एक ओरल कीमोथेरेपी है जो कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं कहीं पर यूज होती है। उस ओरल कीमोथेरेपी का नाम है, उस रेजिमेंट का नाम है S1 कीमोथेरेपी। S1 कीमोथेरेपी जिसके अंदर हम ओरल फ्लोरोपिरिमिडिन के डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। बाकी ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट का पार्ट है दैट इज योर सर्जरी। अब देखो सर्जरी में क्या है, पहली बात तो मार्जिन, कितना मार्जिन रखोगे, 5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखोगे। कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर मार्जिन कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर का रहेगा। इसोफेजियल कैंसर के अंदर मार्जिन कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, याद रखो। और स्टमक के अंदर 5 सेंटीमीटर का। और जो सर्जरी हम करेंगे रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। देखो रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर पहले तो गैस्ट्रेक्टोमी हम समझते हैं कि किस तरीके से हम गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं। दो टाइप की गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, एक तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो पहले तो हम समझते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बारे में। तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी आप करते हो अगर डिस्टल गैस्ट्रिक कैंसर है, डिस्टली अगर गैस्ट्रिक कैंसर प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। लेकिन अगर प्रॉक्सिमली आपका गैस्ट्रिक कैंसर प्रेजेंट है तो फिर हम कर देते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब पूरा का पूरा स्टमक निकाल देते हैं इन टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सबसे पहले समझते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, जो कि हम करते हैं डिस्टल गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। इसमें मोर देन 70% ऑफ द स्टमक इज रिमूव, लेकिन पूरा का पूरा नहीं रिमूव करते। मोर देन 70% ऑफ स्टमक को रिमूव करते हैं, लेकिन पूरा रिमूव नहीं करते। और इसमें बिलरॉक 2 हम ज्यादातर करते हैं एज कम्पेयर टू बिलरॉक 1। यहाँ पर बिलरॉक 2 ही दिखाइए। ओके, आइसोपेरिस्टाल्टिक। ठीक है, इसका सेफ मार्जिन 5 सेंटीमीटर होता है, और डिफ्यूज वैरायटी ऑफ कैंसर के लिए 8 सेंटीमीटर होता है सेफ मार्जिन। सिर्फ इतना 5 सेंटीमीटर भी याद रखोगे तो काफी है। ठीक है, और बिलरात 1 की यहाँ पर इमेज नहीं दिखाई है, लेकिन दोनों कर सकते हैं। ज्यादातर हम बिलरात 2 को प्रेफर करते हैं कैंसर के अंदर। तो ये हो गया आपका सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्टमक को रिमूव कर देंगे। और पूरे के पूरे स्टमक को रिमूव करने के बाद आपको जब रिकंस्ट्रक्ट करना होगा तो रिकंस्ट्रक्ट आप करोगे वाया रूएनवाई ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी। रूएनवाई ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी मतलब आप क्या करोगे, बेसिकली आपका जो जेजुनम है उसको ऐसे काट के ऊपर लेकर जाओगे और उसको ईसोफेगस से एनास्टोमोस कर दोगे। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, पूरा टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया और यहाँ पर स्टमक रिमूव कर दिया। तो अब ये ईसोफेगस वाला एंड है, ये डेओडेनम वाला एंड है। आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली जेजुनम को कट कर दिया, और अब जेजुनम के दो एंड्स हो गए, ये प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। आपने डिस्टल एंड को अब ऊपर लेकर जाना है ईसोफेगस तक। ओके, जो जेजुनम का आपका डिस्टल एंड है उसका आपको क्या पर लेकर जाना है, ईसोफेगस तक लेकर जाना है। और जिस लिम को आप ये ऊपर तक लेकर जाते हैं ना उसको हम कहते हैं रू एन वाई लिम। तो इस यहाँ पर रू एन वाई लिम का जो लेंथ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। सेम सर्जरी आप जो है बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर परफॉर्म करते हो, लेकिन उसके अंदर जो रू एन वाई लिम होता है वो काफी बड़ा होता है, 100-200 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर जो रू एन वाई लिम है वो सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ठीक है जी। तो ऊपर लेकर गए जेजुनम वाले इस रू एन वाई लिम को, यहाँ पर फिर हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर सकते हैं इसोफेगस के साथ, या फिर एंड टू साइड एनास्टोमोसिस भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया हुआ है, यहाँ पर एंड टू साइड एनास्टोमोसिस किया हुआ है। ठीक है, और नीचे जो आपका जेजुनम हम ऊपर लेकर गए थे रोएन वायलिम वाला, उसको भी हमको फिर से यहाँ पर इस जेजुनम के साथ अटैच करना होता है। यहाँ पर भी हम एंड टू साइड या फिर साइड टू साइड दोनों में से कोई भी एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। और हमको जो है आपके जेजुनम को ऊपर लेकर जाना है। ओके, कहां तक, ईसोफेगस तक लेकर जाना है। तो कोलोन के पीछे से भी लेकर जा सकते हैं, कोलोन के आगे से भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर कोलोन के आगे से हम लेकर जाएंगे तो उसको बोलेंगे एंटीकोलिक अप्रोच, एंटीकोलिक अप्रोच। और कोलोन के पीछे से लेकर जाएंगे तो रेट्रोकोलिक अप्रोच बोलेंगे। तो जो रेट्रोकोलिक अप्रोच होता है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पर।
ओके, तो ये तो मैंने बता दिया गैस्ट्रेक्टोमी के टाइप्स जो हम कैंसर के अंदर करते हैं, लेकिन मैंने बताया था ना मेन सर्जरी क्या है आपकी, रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी। तो हम स्टमक वमक को तो रिमूव करेंगे दोनों के अंदर जैसे हमने रिमूव किया, लेकिन और क्या चीजें हम रिमूव करेंगे जिसके कारण हम इसको रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हो, और हम जो है लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, साथ में लिम्फ नोड जो वहां पर इन्वॉल्व है उसके अराउंड वो रिमूव करेंगे। अब लेसर ओमेंटम के अंदर हम पोर्टल ट्रायड को नहीं रिमूव करते, ये याद रखो। साथ में अगर आपका स्प्लिन इन्वॉल्व है या फिर टेल ऑफ पैंक्रियाज इन्वॉल्व है, ये दोनों चीजें अगर इन्वॉल्व है तो फिर हम इनको भी रिमूव कर देंगे, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हमको इनको रिमूव नहीं करेंगे। बाकी इन तीन चीजों को तो रिमूव करना ही करना है। ठीक है, ठीक है। अब लिवर के अंदर अगर सेकेंडरीज आ चुकी है आपके स्टमक कैंसर की, या फिर हेड ऑफ पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो चुका है कैंसर के अंदर, तो यहां पर दोनों जगहों पर ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है, सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इनऑपरेबल सेकेंडरीज है। ठीक है, तो अगर टेल ऑफ पैंक्रियाज तक जाता है ना तो आप ऑपरेट कर लो, उस पार्ट को रिमूव कर दो। स्प्लीन भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर आप उस पार्ट को रिमूव कर दो, स्प्लीनेक्टोमी कर दो। लेकिन यहां पर अगर कैंसर चला गया तो फिर इनऑपरेबल होता है, कोई फायदा नहीं है उस ऑपरेशन का। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया ना लिम्फ नोड्स अराउंड की, जो स्टमक के अराउंड की जो लिम्फ नोड्स होती है वो रिमूव करनी होती है। तो कितनी लिम्फ नोड्स रिमूव करनी होती है वो भी पता होना चाहिए। देखो टोटल एक आपको पता होना चाहिए नंबर, मोर देन 15 या फिर 16, ऐसे आप याद रखो, मोर देन 15 या फिर 16, इतनी लिम्फ नोड्स आपको रिमूव करनी है ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है जापानीज स्टेशंस का। तो जब आप नोड्स को रिमूव करते हो, लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हो, तो आप D2 लिम्फ एडिनेक्टोमी करते हो, या फिर आप इसको D2 गैस्ट्रेक्टोमी या फिर D2 लिम्फ एडिनेक्टोमी भी बोल सकते हो, फॉर द गैस्ट्रिक कैंसर। फॉर द गैस्ट्रिक कैंसर क्या करते हो आप, D2 लिम्फ एडिनेक्टोमी। ये D2 लिम्फ एडिनेक्टोमी के अंदर इतने लिम्फ नोड्स को हम रिमूव करते हैं, कितने, इतने लिम्फ नोड्स को D2 लिम्फ एडिनेक्टोमी के अंदर। कैसे याद रखना है समझाते हैं। और ये जो D2 लिम्फ लिम्फ एडिनेक्टोमी हम कर रहे हैं ना, जिसके अंदर हम टोटल कितने 16 लिम्फ नोड्स को रिमूव कर रहे हैं, तो ये उन सारे लिम्फ नोड्स को हम रिमूव कर लेते हैं जो सिलियक ट्रंक के अंदर ड्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो सिलियक ट्रंक के अंदर ड्रेन कर रहे होते हैं। अगर लिम्फ नोड्स कितने रिमूव करने हैं उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो सफिशियंट है। आगे जो मैं आप जापानीज स्टेशन के बारे में याद बताने वाला हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम सवाल आए हुए, बहुत कम चांसेस सवाल आने के, लेकिन अगर पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने 3 पॉइंट्स फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मोर देन 15 या फिर 16 इतने लिम्फ नोड्स तो आपको रिमूव करने ही है। सर्जरी के बाद जो स्टमक का स्पेसिमेन बचेगा उसमें अगर इतने लिम्फ नोड्स नहीं रहे, इनसे कम लिम्फ नोड्स रहे, तो वो सर्जरी कंप्लीट या फिर सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज, इसमें जो हम लिम्फेडेनेक्टोमी करते हैं वो D2 लिम्फेडेनेक्टोमी होती है, और D2 लिम्फेडेनेक्टोमी जो होती है इट इज स्टिल जापानीज स्टेशन 11। और हम उन सारे लिम्फ नोड्स को रिमूव कर लेते हैं जो कि सिलियक ट्रंक के अंदर ड्रेन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेशन के बारे में, जापानीज स्टेशन के बारे में। तो देखो 4 टाइप की लिम्फ एडिनेक्टोमी होती है, D1 टाइप की, D2 टाइप की, D3 टाइप की, D4 टाइप। फॉर गैस्ट्रिक कैंसर हम D2 टाइप की लिम्फ एडिनेक्टोमी करते हैं, जिसके अंदर हम जापानीज स्टेशन 11 तक रिमूव कर देते हैं। कहां तक, जापानीज स्टेशन 11 तक रिमूव कर देते हैं इन D2 लिम्फ एडिनेक्टोमी। आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि जापानीज स्टेशन 11 तक अगर हम लिम्फ नोड्स को रिमूव कर रहे हैं तो टोटल 16 लिम्फ नोड्स कैसे निकल जाएगी। एक जापानीज स्टेशन के अंदर एक लिम्फ नोड नहीं होता, कई सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। इसीलिए अगर हम 11 स्टेशन तक निकाल रहे हैं जापानीज स्टेशन को, तो फिर मोर देन 16 लिम्फ नोड्स निकल ही जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये लिम्फ नोड्स जो है जापानीज स्टेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जापानीज स्टेशन आप याद कैसे रखोगे, बहुत इजी है याद रखना। पहले तो ये आपका कार्डिया है, तो राइट कार्डिया पे एक, लेफ्ट कार्डिया पे एक, लेसर कर्वेचर पे एक, ग्रेटर कर्वेचर पे एक, सुप्रापाइलोरिक एक, इंफ्रापाइलोरिक एक। तो ये पहले 6 तो आप ऐसे याद रखो। फर्स्ट स्टेशन राइट कार्डिया, सेकंड स्टेशन लेफ्ट कार्डिया, थर्ड स्टेशन लेसर कर्वेचर, फोर्थ स्टेशन ग्रेटर कर्वेचर, फिफ्थ स्टेशन सुप्रापाइलोरिक, सिक्स स्टेशन इंफ्रापाइलोरिक। ठीक है, इतने याद हो गए, हाँ जी हो गए। फिर आप ड्रॉ करो सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक से 3 ब्रांचेस निकलती है, आपको पता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, और एक होता है आपका कॉमन हेपेटिक आर्टरी। हाँ जी ठीक है। फिर सेवेंथ स्टेशन आएगा आपका जापानीज स्टेशन एसोसिएटेड विद लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एट्थ स्टेशन आएगा एसोसिएटेड विद कॉमन हेपेटिक आर्टरी। नाइन्थ स्टेशन आएगा आपका सिलियक ट्रंक से एसोसिएटेड। 11th स्टेशन आएगा आपके स्टमक के पीछे जो स्प्लेनिक आर्टरी जा रही थी वहां पर। और 10th स्टेशन आता है आपका स्प्लीन का जो हाइलम होता है उसके पास। ठीक है, ठीक है। ये जापानीज स्टेशन बता दिए।
आपको टोटल 11, ये जितने भी जापानीज स्टेशन के लिम्फ नोड्स आपके हैं सारे के सारे निकालने होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके नाम में मैंने बता दिए। वन मैंने बताया ना, राइट कार्डिया, लेफ्ट कार्डिया, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, सुप्रापाइलोरिक, इंफ्रापाइलोरिक, 7 वाला लेफ्ट गैस्ट्रिक, 8 वाला कॉमन हेपेटिक, 9 वाला सिलियक आर्टरी, 10th वाला स्प्लेनिक हाइलर और 11th वाला स्प्लेनिक आर्टरी। तो वही बताया मैंने यहाँ पर। तो इतना आपको याद होना चाहिए। फिर तो अब छोटे छोटे चीजें बाकी है। पैलिएटिव केयर के लिए आप सेम्स और गैस्ट्रोजेनोस्टोमी को यूज करते हो। 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 25% है। प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इसोफेजियल कैंसर में भी बताया हुआ है मैंने, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर भी बताया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इन सारे कैंसर्स के लिए क्या है? नोड है। ओके, अगर सिंगल बेस्ट आपको पूछा जाए तो नोड है। अगर आपको एक ऑप्शन डायरेक्टली टीएनएम स्टेजिंग दी हुई है तो ऑब्वियसली टीएनएम स्टेजिंग जो है नोड से बेटर आंसर होगा। इंडिकेटर फॉर मेटास्टेटिक पोटेंशियल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो होता है मेटास्टेटिक पोटेंशियल ये बोलिए वो डेप्थ होता है। इसोफेजियल कैंसर के प्रोग्नोसिस में इट इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय, तो यहाँ पर अगर टीएनएम स्टेजिंग ऑप्शन होता तो वो आंसर हो जाता, वो नहीं है तो सिंगल सिंगल बेस्ट क्या होता है? नोड स्टेजिंग होता है। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी, अगर लेस देन 6 मंथ्स में रिकरेंस हो रहा है तो उसको सिंक्रोनस बोलेंगे। मोर देन 6 मंथ्स में रिकरेंस और मेटास्टेसिस हो रहा है तो उसको मेटाक्रेनस बोलेंगे। रिसेक्शन ये वाला कंसेप्ट सर ने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, मैंने कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर फिर भी पढ़ाया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वहां पे पढ़ सकते हो। बेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर gastric cancer is via superficial spreading. Best prognosis for gastric cancer, superficial spreading. जो कैंसर होता है आपके स्टमक के 90% वो क्या होता है? एडेनोकार्सिनोमा। 5% वो लिम्फोमा होते हैं। जो लिम्फोमा मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे वही आपका ये सारा सॉल्व हो जाएगा। और 2 से 3% जेस्ट होता है, और जेस्ट को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।